नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की बैठक होगी। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करेंगे सीएम योगी। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अंतिम चरण की तैयारी की जा रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे। महाकुंभ से पहले उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की बैठक भी की जाएगी। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं, उसके लिए भी क्या कुछ तैयारी की गई है उसका भी जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। 5 घंटे से ज्यादा रहेंगे प्रयागराज में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। शोएब, कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, 1 बजे का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो न सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बल्कि कुछ जगहों का वो निरीक्षण करने भी जाएंगे। जो कुंभ को लेकर के कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे। करीब 5 से 6 घंटे वो संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। जिससे अलग अलग जगहों पर उनके जाने का कार्यक्रम है। ये सारे ज्यादातर काम जो है कुंभ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2025 का जो कुंभ है वो अपने उसका जो कार्य है वो अपने अंतिम चरण में है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज आ रहे हैं इन तमाम कार्यों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे में अब पूरी तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंच रहे हैं। सर्किट हाउस में वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं। उनके साथ बैठक करके जो तमाम योजनाएं कर रहे हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट को जानेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्थानों पर जहां पर अंतिम समय में कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए वो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कुंभ से जुड़े जो कार्य है उसको तेजी लाने और उसको समय पर पूरा करने के लिए ये योगी का महत्वपूर्ण दौरा है और इसी वजह से वो संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी भी 13 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ तैयारी हुई है महाकुंभ को लेकर उसका भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारी हो गई है, क्योंकि अंतिम चरण है ये, अभी तक क्या कुछ तैयारी हो गई है महाकुंभ मेले को लेकर? शोएब, देखिए, जो ज्यादातर कार्य है उसकी जो समय सीमा है वो 15 दिसंबर तक 10 दिसंबर तक कुछ कार्यों की डेडलाइन है और उस डेडलाइन के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं और इसी वजह से काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। वो बाकायदा गंगा किनारे पूजा अर्चना करेंगे। उसके अलावा कुछ योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि उन कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में भी अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, बैठक करेंगे। उन व्यवस्थाओं की, उन तैयारियों की जो चर्चा है वो अधिकारियों के साथ करेंगे। उसके अलावा जो कुंभ कार्य चल रहे हैं साधु संतों से भी मिल सकते हैं। इस वजह तमाम विषयों पर चर्चा कर सकते हैं जो अब बचे हुए समय में काम बचे हैं उनके बारे में। साथ ही साथ किस तरह से बेहतर व्यवस्था दी जाए, बेहतर से व्यवस्था दी जाए, इसको लेकर के मंथन करेंगे। और खास तौर से जो प्रधानमंत्री का 13 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर के तैयारियां किस स्तर पर है और किस तरह से तैयारियों को पूरा किया गया इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल शोएब, ऐसे में महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इस महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगेगा। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ साधु संतों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई है महाकुंभ में? देखिए, साधु संतों की एक अपनी अलग व्यवस्था होती है, उनके अपने अलग कैंप होते हैं
जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। भूमि का आवंटन हो चुका है। जहाँ जहाँ पर जिन जिन जो 13 अखाड़े हैं वो वहाँ पर रहेंगे, उनकी व्यवस्थाओं की एक तरह से तैयारी हो चुकी है। भूमि आवंटन के बाद जो भूमि में सौंप दी जाती है, उसके बाद वो अपनी तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे सरकार मदद करती है। तो वो व्यवस्थाएं हो चुकी है। ज्यादातर अखाड़ों की भूमि पूजन हो चुकी है। उनके जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो अब बनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में क्योंकि जब ये पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो यही साधु संत जो अलग अलग, क्योंकि इनका 3 स्तर में प्रवेश होता है। मैंने पहले ये उस शहर में यानी कि नगर प्रवेश जिसे बोला जाता है वो ज्यादातर अखाड़े कर चुके हैं, यानी नगर में जो उनकी छावनियां ऐसे में साधु संतों के लिए भी स्पेशल तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरीके की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मथुरा में चला है तबादला एक्सप्रेस। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने 4 प्रभारी निरीक्षकों को बदला है। देर रात 4 प्रमुख थानों के प्रभारियों को किया गया है इधर से उधर। निरीक्षक उमेश चंद बने हैं लोक शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी। गोविंद नगर से देवपाल सिंह पुंडीर को कोतवाली का चार्ज सौंपा गया है। तो मथुरा में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है और एसएसपी ने 4 प्रभारी निरीक्षक को बदला है। देर रात ये तबादला किया गया है और निरीक्षक उमेश चंद बने हैं लोक शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी। गोविंद नगर से देवपाल सिंह पुंडीर को कोतवाली का चार्ज सौंपा गया है। प्रेस नोट भी रिलीज किया गया। देर रात ये प्रेस नोट रिलीज किया गया। तो मथुरा में तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चला। 4 प्रभारी निरीक्षकों को बदला गया है। देर रात 4 प्रमुख थानों के प्रभारियों को की स्थिति में नियुक्ति में बदलाव किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक मथुरा से जुड़ चुके हैं। फारूक, एक बार फिर से मथुरा में तबादला एक्सप्रेस चला है, इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है? एसएसपी शैलेश कुमार ने 4 प्रभारी निरीक्षकों का तबादला किया है, क्या कुछ बदलाव? बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने 4 थाना प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया है। ये प्रभारी निरीक्षक जो है फरे लोक शिकायत प्रकोष्ठ थाना गोविंद नगर और कोतवाली के हैं। इनको जो है कोतवाली के जो उमेश चंद त्यागी हैं उनको लोक शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं देवपाल सिंह पुंडीर जो थाना गोविंद नगर के प्रभारी थे उनको कोतवाली का चार्ज दिया गया है। जो शहर कोतवाली है उसका चार्ज दिया गया है। वहीं फरे से जो लोक शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं उनको जो है थाना प्रभारी फरे बनाया गया है और फरे से कमलेश सिंह को थाना गोविंद नगर भेजा गया है। यानी ऐसे 4 थानों को जो है एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जो है निरीक्षक प्रभारी जो है बदल दिए हैं। और उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जिस तरीके से कानून व्यवस्था के लिए सुदृढ़ करना है और इसको कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। जी ऐसे में मोहम्मद फारूक, अब सवाल यही उठता है कि अब किस तरीके से, क्योंकि तबादला हो गया है इन सभी प्रभारियों का, अब किस तरीके से इन लोग को दिशा निर्देश दिया गया है ताकि वो कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ कर सके? जी बिल्कुल, ये देर रात ये तबादला एक्सप्रेस चली है जिसमें एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने इन सीनियर लोगों जो सीनियर लोग हैं इंस्पेक्टर हैं इनको जो है चेंज किया है। और इनको चेंज करने का एक ही मकसद है कि जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करना। जिस तरीके से कल 6 दिसंबर थी तो 6 दिसंबर को लेकर थाना गोविंद नगर और कोतवाली क्षेत्र के तमाम फोर्स वहां लगाई गई थी। कई थानों की फोर्स लगी हुई थी और तमाम आरएएफ और सीआरपीएफ सब वहां पहले से ही लगी रहती है। तो क्योंकि जुमे का भी दिन था, नमाज का भी वक्त था और तमाम पुलिस के जो अधिकारी थे चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। सद्भावना पुलिस चौकी पर बैठे हुए थे और खुद एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार जो है मौके पर मौजूद थे। सीओ सिटी प्रवीण मलिक मौके पर मौजूद थे और कानून व्यवस्था के मद्देनजर किसी को भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। जी, यानी कि संभल हिंसा को लेते हुए भी ये तबादला किया गया और तमाम जो
कानून व्यवस्था है उसे सशक्त करने की निर्देश भी इन प्रभारियों को दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारी। तो वही लखनऊ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सपा कांग्रेस मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही है। मुस्लिम समाज सपा कांग्रेस से सतर्क रहे, मायावती की अपील है मुस्लिम समाज से। दलित सांसद दलित उत्पीड़न पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले दलित हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं। कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को दलितों की चिंता नहीं है। देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। वही खबर लखनऊ से है, जहां डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट पर ठगी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस से ठगी के पैसे वापस कराए जाने की मांग भी की। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता जताई है। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है, डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीके से इस पर जल्द ही नकेल कसे। कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात करता है, बल्कि उसका वीडियो पर भी झूठा थाना बनाकर प्रसारित करता है। दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसे वसूल किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। भाजपा सरकार क्या इसी डिजिटल जमाने की बात कर रही है? डिजिटल इंडिया को विकसित करने की बात करती है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में योगी सरकार, बीजेपी सरकार का घेराव किया है। डिजिटल इंडिया को लेकर भी अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। ऑनलाइन ठगी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में साइबर अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे हैं और ये पोस्ट भाजपा सरकार का घेराव करते हुए अखिलेश यादव ने जारी किया है। क्या भाजपा सरकार इसी डिजिटल इंडिया की बात करती है? ये सवाल एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उठाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, लगातार डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने चिंता भी जताई है। प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठाए हैं, साथ ही साथ योगी सरकार और भाजपा सरकार का घेराव भी किया है। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से यूपी में एक के बाद एक यानी कि सिलसिलेवार डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में ही कई ऐसे मामले आए जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी सीबीआई अधिकारी बनकर या फिर कभी इनकम टैक्स का अफसर बताकर लोगों के साथ ठगी की जा रही। कल ही गोमती नगर में 2 NRI बहनों के साथ
करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली गई। हालांकि कुछ पैसा फ्रीज भी कर दिया गया है, लेकिन इस पर जिस तरह से पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी किया है और बड़ी मांग कर डाली है कि जिन लोगों का पैसा जो है डिजिटल अरेस्ट कर ठगी किया जा रहा है, उनका पैसा वापस कराया जाए। और कई ऐसे सवाल दागे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई है। अगर बात करें सवालों की सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो साफ तौर पे कहा है कि जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसकी केवाईसी नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को साफ कहना है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं और ऐसे में जो है पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। और जिस तरह से आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है और अपराधियों को क्या पूरी छूट दी गई है। और एक बड़ा सवाल भी किया है कि ये कोई बहुत बड़ी सरकारी मिली भगत का गोरा धंधा है। और इसके अलावा जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में ठगी के मामले को लेकर एक आवाज उठाई है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह जो डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के जो मामले लगातार आ रहे हैं, यह कहीं न कहीं जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो है जो आम जनता है। एक तरफ मोदी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, केंद्र सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की बात करती है, उसे विकसित करने की बात करती है, लेकिन डिजिटल इंडिया का एक दुष्परिणाम ये भी है कि लोग अब साइबर ठगी के शिकार होते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार होना पड़ रहा है, उनको उनके ही घर पर बैठे बिठाया लूटा जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या कुछ सख्त कदम उठा रही है? साइबर टीम इसके लिए क्या कुछ सख्त कदम उठा रही है? देखिए, जिस तरह से सिलसिलेवार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं, पुलिस एक्टिव भी हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर कई लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। बावजूद इसके लगातार जिस तरह से यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसको लेकर अब जो विपक्षी दल है वह सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आम जनता जो लूट रही है, जिन्हें वर्दी और फर्जी थाना का वीडियो दिखाकर अरेस्ट किया जाता है उनके घरों में, यह बड़ा चिंता का भी विषय है। क्योंकि अब जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग जो है बड़े बेखौफ और बेअंदाज में उनके ही घर में लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और उनके साथ ठगी कर ली जाती है। और राजधानी लखनऊ में करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें जो है लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ठगी हो गई है। तो ऐसे में अगर पुलिस ने सख्त कदम नहीं उठाया और सरकार ने इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की, तो लोग लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे और सरकार बदनाम भी होती रहेगी। और जिस तरह से सूटी बता दे कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भी ट्रांसफर होता है, बावजूद इसके जो है जो अपराधी होता है, जो सरगना होता है, वह नहीं पकड़ा जा रहा है। तो यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है और सरकार को इस पर कड़ा नियम और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल और बड़ा हमला बोला है कि कहीं न कहीं इसमें बीजेपी की लोगों का हाथ भी है, तो कहने का मतलब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश की है, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अगर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खाते से ट्रांसफर करवा ले रहे हैं और एक बड़ा सबूत होता है खाता, बावजूद इसके जो है नहीं पकड़ना, कहीं ना कहीं जो है यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह जो मुद्दा उठाया है यह बेहद गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, ऐसे में ये बेहद चिंताजनक मुद्दा है और जनता इससे त्रस्त है। साइबर ठगी से अपने ही घर में बैठे लोगों को भी चिंता सताने लगी है कि कब पुलिस के कोई भेष में उनके साथ ठगी करके चला जाए। पुलिस प्रशासन पर भी अब उनको भी लोग संदेह की नजर से देखने लगे हैं। ऐसे में सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डिजिटल अरेस्ट मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सरकार पर निशाना साधा है, पुलिस प्रशासन पर।
सवालिया निशान उठाए हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अब आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सन 1828 में 88 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण होता है। 1924 में उन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की, और कितना दुर्लभ संजोग है कि जब विहंगम योग संत समाज अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, तब हम लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना, और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वरवेद मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की इस आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा, वहां पर भी उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में
मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे? इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक का तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।